टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये तीसरा ई लेक्चर है इस विषय पर, और इसमें आज अपन करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में। ये तीसरा ई लेक्चर है इस विषय पर। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट में अपन ने किया था अर्जेंसी मेथड और पेबैक पीरियड मेथड, और दूसरे में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और इसमें अपन करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। इसको करने से पहले जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, जिस पर कि आगे जितने भी मेथड आएंगे वो आधारित है, उसको समझ लेते हैं। ये वर्तमान मूल्य अवधारणा है, कंसेप्ट एक प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग प्रोसीजर का, और इस कंसेप्ट के अनुसार ये कहता है पूंजी बंटन अथवा परियोजना मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में किसी परियोजना के भविष्य के वर्षों में प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान में प्राप्त होने वाला 1 रुपया भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होता है। अभी तक जितने भी अपन ने विधि करी जो पूंजी बचतन की, उसमें पूंजी जो रोकड़ प्रवाह है उसके वर्तमान मूल्य पर विचार नहीं किया गया। यानी आज जो कल जो 1 रुपया प्राप्त होगा, यानी भविष्य में जो 1 रुपया प्राप्त होगा, वो आज के 1 रुपये से कम मूल्यवान है। यानी आज का जो 1 रुपया है वो अधिक मूल्यवान है, और भविष्य में जो प्राप्त होने वाला 1 रुपया है वो कम मूल्यवान है। तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी था, और इसके आधार पर ही निर्णय लेना था। लेकिन इससे पहले जितने प्रकार के अपने मेथड करे, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें इस पर विचार नहीं किया गया था। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में उपलब्ध 1 रुपये को यदि 10% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में जमा कराया जाए, तो ये 1 वर्ष के अंत में 0.10 रुपये ब्याज अर्जित करेगा। वर्ष के अंत में कुल राशि होगी 1 प्लस 0.10 अर्थात 1.10 रुपये होगी। दूसरे वर्ष में अगर करा जाए तो 10%, तो कितनी राशि होगी? 0.11 इस पर ब्याज होगा, और वो होगी 1.21। इस प्रकार प्रथम वर्ष के अंत में 1.10 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा? अपन देखें तो उसको 1 से अगर भाग देंगे तो आएगा 0.909। यानी 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है वो 0.909 होगा। और दूसरे वर्ष के अगर अंत की बात करें अपन, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.21 वो होगा 0.826। तो व्यवहार में वर्तमान मूल्य की गणना वैसे तो अपन ऐसे नहीं करते हैं, उसके लिए वर्तमान मूल्य सारणी आपको किताब के अंत में दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं, और एग्जाम में भी ये वर्तमान मूल्य सारणी दी जाएगी, जिसके आधार पर कि आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, उसमें देखकर ही आप उसको लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ए नेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹3 लाख a year for 3 years and the cost of capital is 8%. Find out the present value of cash inflow. यानी प्रति वर्ष जो है 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं कैश इनफ्लो के रूप में, और 8% जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो वर्तमान मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रखा है अपन ने। कैश इनफ्लो 3 लाख 3 लाख 3 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 8%। ये अपन ने देखा प्रेजेंट वैल्यू जो टेबल है उससे देखा 8% पर 1 रुपये का मूल्य होगा 0.926, दूसरे में 0.857, तीसरे 0.794। इसको इससे इंटू किया
तो 3 लाख रुपए का वर्तमान मूल्य आ गया 2,77,800। इसको इंटू किया तो ये आ गया 2,57,100 और इसको इंटू किया तो अलग गया 2,38,200। टोटल कर लिया तो ये आ गया 7,70,100। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर। तो अब अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की धारणा पर आधारित है वो क्या है, कैसे निकाला जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना रोकड़ अंतर्वाह के वर्तमान मूल्य के योग से रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य को घटाकर की जाती है, जबकि अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों की संस्था की पूंजी लागत के तुल्य बट्टा दर से कटौती की जाती है। यानी रोकड़ अंतर्वाह का जो वर्तमान मूल्य कैश इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्ञात की जाती है पहले, और कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू वो ज्ञात किया जाता है। और कैश आउट इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो जो कि प्रेजेंट वैल्यू पर आधारित है दोनों, उनको लेस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 प्रोजेक्ट एंड सजेस्ट विच ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं और दोनों के आधार पर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और सजेस्ट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए। 10% जो डिस्काउंट रेट दे रखी है। प्रोजेक्ट एक्स दे रखा है और प्रोजेक्ट वाई। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 है एक्स का और वाई का 30,000। एस्टिमेटेड लाइफ दोनों की 5 ईयर है। स्क्रैप वैल्यू एक्स की 1,000 है और वाई की 2,000 है। आगे सवाल में दे रखा था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स यानी कैश फ्लो आर एस फॉलोज। प्रथम वर्ष में एक्स में 5,000, 10,000, 10,000, 3,000 और 2,000। वाई में 20,000, 10,000, 5,000, 3,000 और 2,000। अब इसके आधार पर आपको जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्स की और नेट प्रेजेंट वैल्यू वाई की ज्ञात करनी है। और ये अपन ने प्रेजेंट वैल्यू टेबल के आधार पर अपन ने 10% जो है उस पर निकाला देखकर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और 0.621। अब ये किस तरीके से निकाला, क्या निकाला, स्क्रैप वैल्यू को भी अपन ने इसमें शामिल कर लिया 5वें वर्ष में। यहां प्रोजेक्ट जो एक्स है वो 20,000 दे रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहले 5,000, 10,000, 10,000, 3,000, 2,000 ये अपन उतार लिया। इसी तरीके से प्रोजेक्ट वाई का भी उतार लिया। प्रोजेक्ट एक्स का जो प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू किया है इसको 5,000 इंटू 0.909 तो यह आ गया 4,545। इस तरीके से इस सब राशि को इससे इंटू किया, ये इसका ये आ गया प्रोजेक्ट एक्स का हर एक साल के प्रेजेंट वैल्यू। टोटल कर लिया इसको। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू का भी देखा अपन, स्क्रैप वैल्यू का दे रखा है 1,000 तो उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 0.61 से इंटू करके। तो इसको टोटल कर लिया तो प्रोजेक्ट जो एक्स है इसका है 24,227। इसी तरीके से प्रोजेक्ट वाई की निकाल ली। जो अपना कैश इनफ्लो दे रखा है वो 20,000 0.909 से इंटू किया तो 18,180। इस तरीके से इसको ज्ञात किया, इस तरीके से सबको ज्ञात कर लिया इंटू करके। और इसका भी जो है स्क्रैप वैल्यू 2,000 दे रखे तो इसको इंटू किया तो आया 1242। इसको भी प्लस कर लिया तो आएगा 34,728। तो प्रोजेक्ट एक्स की ये प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये वाई की आई है। लेकिन अपन को निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसका फॉर्मूला अपन ने अभी डिस्कस किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी ये एक्स की और ये वाई की माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यानी जो इनिशियल जो कॉस्ट है वो। तो इसमें देखिए पहले में एक्स में 24,227 माइनस 20,000 तो 4,227 आया। वाई का 34,728 माइनस 30,000 तो 4,728 आया। अब इस विधि में देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका ज़्यादा है, वाई का ज़्यादा है,
इस विधि के अनुसार परियोजना Y को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि परियोजना Y का शुद्ध वर्तमान मूल्य X से अधिक है। अब इस विधि के लाभ थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं। इस विधि में संपूर्ण जीवन काल के लाभ को लिया जाता है, तो इसका इसलिए सही मतलब जो है वो निर्णय इसके आधार पर परियोजना हो जाता है। समय कारक को इसमें महत्व दिया गया है, जो कि पहले की जो विधि अदायगी अवधि विधि था और औसत प्रत्यादर विधि थी उसमें ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन समय की उपयोगिता को इसमें ध्यान दिया गया है, इसलिए ये अधिक लाभकारी है। इसमें अधिकतम कल्याण है। यह विधि व्यवसाय स्वामी के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से मेल खाती है क्योंकि लेखांकन लाभों के बजाय इसमें रोकड़ प्रवाह पर यह आधारित है। असमान अर्जनों की दशा में भी उपयुक्त है। यह विधि परियोजना के जीवन काल में असमान अर्जनों की दशा में भी श्रेष्ठ है। सापेक्षित लाभदायकता की तुलना भी इसमें आसानी हो जाती है। इसे भिन्न जीवन कालों तथा रोकड़ अंतर्वाह के भिन्न समय वाले परियोजना की सापेक्षिक लाभप्रदता की भी तुलना की जा सकती है। अब इसके जो है डिसएडवांटेज ले लेते हैं। थोड़ा समझने में कठिनाई है क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल से ज्ञात कर सकते हैं उसको, या उसको अपन जो है वो निकाल भी सकते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है कि ये आखिर प्रेजेंट वैल्यू निकाली क्यों जा रही है और क्या उपयोगिता है। परंपरागत विधि जबकि आसान थी। पूंजी लागत निर्धारण में कठिनाई। अब इसमें यह है कि कौन सी पूंजी लागत रखी जाए जिस पर कि प्रेजेंट वैल्यू आधारित हो, तो उसका आकलन करना एक तरीके से कठिन काम है, सही आकलन करना। विभिन्न लागतों वाली परियोजना में अनुपयुक्त है। विभिन्न विनियोग राशियों वाली परियोजना की तुलना पर संतोषप्रद हल नहीं निकल सकता। जीवन काल की गणना भी कठिन है क्योंकि परियोजना के जीवन काल कितना हो वो आपको पहले से निर्धारित करना पड़ता है, तो वो उसका सही आकलन करना इतना आसान नहीं होता है। तो आपने ये ई लेक्चर देखा जो कि टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पर तीसरा ई लेक्चर है। इसके बाद और भी इस पे विषय पर ई लेक्चर आएंगे, आपके लिए ये जरूर उपयोगी रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।